हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है हिंदी। ये वीडियो है वार्षिक परीक्षा 2022 के पेपर का। समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। पूर्णांक है 70 अंक और निर्देशों को पढ़ेंगे। पहला निर्देश है परीक्षार्थियों के लिए। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। रोल नंबर लिखना है जैसे ही पेपर मिलेगा उस पर। दूसरा निर्देश है प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न हैं। तीसरा निर्देश है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। चौथा निर्देश प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। पांचवा निर्देश है जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। आंतरिक खंड के प्रश्न तो समझ गए होंगे। जिन प्रश्नों में छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको आंतरिक खंड का प्रश्न कहते हैं। इन सभी प्रश्नों को आंतरिक खंड के कोई भी प्रश्न है जिसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर पुस्तिका में एक ही साथ में लिखने हैं। छठा निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। यहाँ इस पेपर में उत्तर तालिका बनाकर इनके उत्तर लिखे हुए हैं। वहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से तालिका बनाकर आपको इन बहुविकल्पीय प्रश्नों मल्टी चॉइस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक के सभी आंतरिक खंडों के उत्तर एक ही साथ लिखें। आठवां निर्देश है प्रश्न संख्या 17 से 19 के उत्तर अधिकतम 30 शब्दों में दीजिए। नौवां निर्देश है प्रश्न संख्या 20 में दिए गए पद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करें। 10वां निर्देश है प्रश्न संख्या 21 में दिए गए गद्यांशों में से ही सभी प्रश्नों के उत्तर छांटकर एक ही साथ लिखें। 11वां निर्देश प्रश्न संख्या 22 से 25 के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। तो पहला प्रश्न है पक्षियों की अभिलाषा है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 में से एक सही ऑप्शन है जिसे तालिका बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनके उत्तर तालिका में इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। अभी जैसे ही ये प्रश्न समाप्त होंगे उसके बाद इनके उत्तर भी मिल जाएंगे 8वें प्रश्न के बाद। तो 4 ऑप्शंस हैं कनक कटोरी में खाने पीने की, ब आराम का जीवन बिताने की, स आकाश की ऊंचाइयां पाने की, द सोने के पिंजरे में रहने की। सही ऑप्शन है तालिका बनाकर तालिका में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है लेखक को बुखार आ जाने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल करता था। तो कौन लेखक की देखभाल करता था? ये 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन है जिसे तालिका बनाकर उसमें लिखना है। प्रश्न संख्या 3 काका कालेलकर ने नदियों को कहकर पुकारा है। तो ए है लोक विधा, ब लोक कथा, स लोक गाथा, द लोक माता। जिस भी नाम से पुकारा है वो एक सही ऑप्शन है इन्हीं में से। तो उत्तर तालिका बनाकर वहाँ लिखना है। प्रश्न संख्या 4 पेट जो न कराए सो थोड़ा यह सोच है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए दादी माँ की, ब मुरली वाले की, स रोहिणी की, द विजय बाबू की। 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है उसे तालिका बनाकर लिखना है। प्रश्न संख्या 5 हमारे शरीर में खून होता है। तो कितने लीटर खून होता है? सही ऑप्शन है उसे तालिका के अंदर लिखना है। प्रश्न संख्या 6 बे खटके यहाँ आया करो माधव दास ने यह कहा था। तो ये किसको कहा था? जो भी यहाँ 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन है अपनी उत्तर पुस्तिका में तालिका बनाकर लिखना है। प्रश्न संख्या 7 वीर कुंवर सिंह जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन है
करेक्ट ऑप्शन इस उत्तर तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 8, विप्लव गायन कविता है ए हास्य की, ब रुद्र की, स ओज की, द उदारता की। तो सही ऑप्शन अपनी उत्तर पुस्तिका में तालिका बनाकर लिखना है। और अब सारे प्रश्नों के देखिए सही ऑप्शंस देख लीजिए। पहले प्रश्न का सही ऑप्शन है स, दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन है स, प्रश्न संख्या 3 का सही ऑप्शन द, प्रश्न संख्या 4 का सही ऑप्शन स, 5 का ए, छठे का ब, 7वें का ब और 8वें का सह। प्रश्न संख्या 9, दिए गए शब्दों में से छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो 4 प्रश्न हैं, चारों में सही शब्द रिक्त स्थान में भरना है। तो पहला है, ये आंतरिक खंड के प्रश्न हैं। एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी रिक्त स्थान को कहीं से उठाकर लाया है। दूसरा, कुंवर सिंह ने एक बार आजमगढ़ में रिक्त स्थान को हराया, अंग्रेजों या विद्रोहियों। तीसरा, भाई शब्द की भाववाचक संज्ञा रिक्त स्थान भैया या भाईचारा में से आएगी। चौथा, जो साथ पढ़ता हो उसे क्या कहते हैं, यहाँ रिक्त स्थान में भरना है, सहपाठी या सहचर। अब इनके उत्तर क्या हैं, रिक्त स्थानों में क्या आएंगे देख लीजिए। एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर लाया है, तो यहाँ रिक्त स्थान में आ गया लड़की। दूसरा, कुंवर सिंह ने एक बार आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हराया, यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा अंग्रेज़ों। भाई शब्द की भाववाचक संज्ञा रिक्त स्थान में आ जाएगा भाईचारा। जो साथ पढ़ता हो उसे कहते हैं सहपाठी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। ये भी आंतरिक खंड के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि विप्लव गायन कविता में जड़ से किन्हें समाप्त करना चाहता है। उत्तर, कवि विप्लव गायन कविता में जड़ से रूढ़ियों व विकास को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्तियों को समाप्त करना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, धनराज आने जाने में किसका प्रयोग करते थे। उत्तर, धनराज आने जाने के लिए लोकल ट्रेन और बस का प्रयोग किया करते थे। तीसरा प्रश्न है आंतरिक खंड का, मृत्यु के बाद लेखक को दादी माँ कैसी लगी। उत्तर, मृत्यु के बाद लेखक को दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। प्रश्न संख्या 11, दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़कर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है पुलकित होना और दूसरा है एक पंथ दो काज। पुलकित होना का अर्थ है खुश होना और वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो आएगा, मिठाई वाले की आवाज़ सुनते ही बच्चे पुलकित हो उठते। दूसरा, एक पंथ दो काज का अर्थ है एक काम से दुगना लाभ। वाक्यों में प्रयोग, गर्मियों में नैनीताल जाना एक पंथ दो काज के समान है, सैर भी हो जाती है और व्यापार भी। प्रश्न संख्या 12, नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। पहला है राजा प्लस ऋषि, दूसरा है सिंह प्लस आसन। तो राजा प्लस ऋषि का हो जाएगा राजऋषि, सिंह प्लस आसन का हो जाएगा सिंहासन। प्रश्न संख्या 13, नीचे दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला है समाचार, दूसरा है राजेंद्र। समाचार का संधि विच्छेद होगा सम प्लस आचार। राजेंद्र का संधि विच्छेद होगा राज प्लस इंद्र। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के विलोम शब्द लिखिए। तो 4 शब्द हैं, पहला आकाश, दूसरा आदर, तीसरा कर्मठ, चौथा एक। चारों के विलोम शब्द बता देता हूँ।
आपको इन्हीं दो के विलोम शब्द ही लिखने हैं। तो आकाश का है पाताल, आदर का विलोम शब्द है निरादर, कर्मठ का विलोम शब्द है कामचोर और एक का विलोम शब्द है अनेक। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के शुद्ध रूप लिखिए। तो 4 शब्द हैं, इनमें से किन्हीं दो के शुद्ध रूप लिखने हैं। चारों शब्द हैं, पहला संसारिक, दूसरा ईश्वर, तीसरा आयु, चौथा वनस्पति। और इनके शुद्ध रूप हैं, संसारिक का है सांसारिक, ईश्वर का है ईश्वर, आयु का है आयु, वनस्पति का शुद्ध रूप है वनस्पति। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो 4 शब्द हैं, पहला खग, दूसरा बिजली, तीसरा पुत्र, चौथा बादल। इनके 3-3 पर्यायवाची किन्हीं दो शब्दों के लिखने हैं। मैं 4 शब्दों के आपको 3-3 पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ। खग का है पक्षी, विहग, नभचर। बिजली के पर्यायवाची हैं विद्युत, तड़ित, चपला। पुत्र के पर्यायवाची हैं सुत, तनय, बेटा। बादल के पर्यायवाची शब्द हैं मेघ, जलद, पयोद। प्रश्न संख्या 17, ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से जुर्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 3 सार्थक शब्द लिखिए। उत्तर, आना प्रत्यय से बनने वाले 3 शब्द हैं धमकाना, चमकाना, तीसरा है घराना। प्रश्न संख्या 18, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। उत्तर, पेड़ समुद्र के किनारे अकेला खड़ा हुआ था। कुछ समय बाद वहीं पास में एक खंबा लगाया गया। यह देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने खंबे से दोस्ती करनी चाही, लेकिन खंबा अपनी अकड़ में खड़ा रहा। एक दिन तेज बारिश हुई और आंधी आई, जिससे खंबा झुककर पेड़ से जा टकराया। पेड़ ने उसे गिरने से बचा लिया। इस हादसे के बाद पेड़ और खंबे में दोस्ती हो गई। प्रश्न संख्या 19, धनराज पिल्ले हॉकी के कैसे खिलाड़ी थे। उन्होंने सबसे पहले कृत्रिम घास कब देखी तथा कृत्रिम घास पर खेलने के गुर किसने सिखाए। उत्तर, धनराज पिल्ले हॉकी के जुझारू खिलाड़ी थे। जब खेलने के लिए सन 1988 में दिल्ली आए तो उन्होंने सबसे पहले कृत्रिम घास देखी। धनराज पिल्ले को कृत्रिम घास पर खेलने के गुर सोमैया और जोक्विम कारवालो ने सिखाए। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। पद्यांश दे रखे हैं, कविता के हिस्से हैं। जो कविता आपके पुस्तक की कोर्स की जो किताब है उसमें से ही ये पद्यांश लिए गए हैं और इनके अर्थ लिखने हैं। इनमें से किसी एक पद्यांश का अर्थ लिखना है। 2 पद्यांश हैं, अभी एक नीचे और है, अथवा में है दोनों। 20वां प्रश्न में 2 पद्यांश हैं अथवा में। जो भी पद्यांश का अर्थ अच्छी तरह से आपको आता है वो ही लिखना है। तो पहला पद्यांश है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब इसका प्रसंग देख लेते हैं और फिर अर्थ देखेंगे। प्रसंग है, यह पद्यांश श्याम एक किसान नामक शीर्षक कविता से लिया गया है।
इस कविता के रचयिता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। कवि द्वारा इसमें सर्दी की एक शाम का सुंदर वर्णन किया गया है। व्याख्या कर लेते हैं। कवि सर्दी की शाम के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का चित्रण एक किसान के रूप में करता है। सर्दी की शाम का, जो सर्दी की शाम है उसका सुंदर प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किसान के रूप में करता है और कहता है कि शाम को पहाड़ मानो बैठे हुए एक किसान जैसा है। शाम को जो पहाड़ है वो एक किसान की तरह लगता है कि ये जैसे कोई किसान बैठा हुआ है, और आसमान पहाड़ के सिर पर साफे के समान बंधा है। जैसे किसान का साफा होता है, इस तरह से ऐसा लगता है कि जो आसमान है वो पहाड़ के सिर पर बंधा हुआ है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी उस पहाड़ के घुटनों पर रखी चादर जैसी लग रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी जैसे लग रहे हैं। पूरब की दिशा में क्षितिज पर अंधकार गहराता जा रहा है, जो सिमटकर बैठी हुई भेड़ों के झुंड सा प्रतीत हो रहा है। और पश्चिम में अस्त होता हुआ सूरज किसान की सुलगती चिलम जैसा दिखता है, मानो किसान हाथ में थामे चिलम पी रहा है। ये तो पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या हो गई, एक पद्यांश की। अब अथवा में दूसरा पद्यांश है, उसको भी देख लीजिए। इनमें से जो पद्यांश एग्ज़ाम के अंदर दो पद्यांश आएंगे, जिसमें से जो भी पद्यांश आपको अच्छा लगता है, उसका अर्थ अच्छी तरह से आता है, उसका अब आपको जवाब लिखना है। अथवा के अंदर दूसरा पद्यांश है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ नयों मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब प्रसंग देख लेते हैं इसका। प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित एक तिनका शीर्षक नामक कविता से लिया गया है। कवि ने यहाँ आँख से तिनका निकालने और तिनकों को शक्तिहीन न समझने का वर्णन किया है। अर्थ ये है, भावार्थ ये है कि अपने से जो तुच्छ छोटे प्राणी हैं, कमज़ोर प्राणी हैं, उनको कभी तुच्छ नहीं समझें। इसका भावार्थ यही है। व्याख्या है, कवि कहता है कि जब बहुत प्रयत्न करने के बाद, बहुत कोशिशों के बाद आँख से तिनका निकल गया, तब मेरी बुद्धि ने ताने देते हुए कहा कि तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तिनका ही तुम्हारे घमंड को दूर करने के लिए काफ़ी है। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश पढ़ लेते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर इसी गद्यांश में से देखकर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। दूसरा, लेखक को किनका रूप लुभावना लगता है। तीसरा प्रश्न है, माँ बाप की गोद में कौन खेलती है। चौथा, लेखक को क्या कहने में झिझक नहीं होती है। उत्तर देख लेते हैं।
उपर्युक्त गद्यांश हिमालय की बेटियां नामक पाठ से लिया गया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है लेखक को पहाड़ी भागों में कल कल कर बहने वाली नदियों का रूप लुभावना लगता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है माँ बाप की गोद में नदियाँ रूपी बच्चियाँ खेलती हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर है लेखक को हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में झिझक नहीं होती है। अब अथवा में दूसरा गद्यांश है। दो गद्यांश हैं अथवा के अंदर, उनमें से एक गद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये दूसरा गद्यांश है, इसको भी देख लीजिए। ये भी आपकी कोर्स की किताब में से, जो हिंदी की जो पुस्तक है उसी के अंदर से लिया गया है, किसी पाठ में से। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, परंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। अब इस गद्यांश में से जो प्रश्न हैं इनके उत्तर देने हैं इसी गद्यांश में से ढूंढकर। तो प्रश्न देखेंगे और इनके उत्तर भी नीचे लिखे हुए हैं लाल रंग में। तो पहला प्रश्न है यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो इस पाठ का नाम याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये पाठ आपने पढ़े हुए हैं। तो यह गद्यांश रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है हमारे देश में एनीमिया होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है लाल रंग में दूसरे प्रश्न का, हमारे देश में एनीमिया होने का सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। तीसरा प्रश्न है एनीमिया रोग होने के कौन कौन से कारण हैं। तो एनीमिया रोग होने के कारण हैं पौष्टिक आहार की कमी होना, दूषित पानी पीना, और दूषित खाद्य पदार्थ खाना। चौथा प्रश्न है रोग के कीड़े हमारे शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं। उत्तर हो जाएगा रोग के कीड़े हमारे शरीर के अंदर दूषित खाद्य पदार्थ तथा दूषित जल के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। प्रश्न संख्या 22, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आप कक्षा 7 के गरीब छात्र हैं, अतः अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो पूरे के पूरे 7 नंबर आपकी जेब में आ जाएंगे। उत्तर के रूप में प्रार्थना पत्र है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, कॉमा आ जाएगा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कॉमा खेड़ली अलवर। ये तो स्कूल के प्रधानाध्यापक को लिख दिया है, और जहाँ स्कूल है, जिस स्कूल का नाम है जो वो स्कूल का नाम लिख दिया, और जहाँ पर स्कूल है उस जगह का नाम लिख दिया। विषय क्या है, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, यानी फीस माफ़ करवानी है तो फीस माफ़ी के लिए हमने ये विषय में इसको लिख दिया। अब आ जाएगा महोदय, कॉमा लग जाएगा। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि 6 माह पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। मेरी विधवा माँ के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। मैंने हमेशा से ही प्रत्येक कक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है तथा मैं अध्ययन करना चाहता हूँ, परंतु अब गरीबी के कारण विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करना कठिन हो गया है। अतः आपसे प्रार्थना है
कि मेरी आर्थिक स्थिति पर विचार करके मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्णतया मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद दे दीजिए, दिनांक लिख दीजिए और यहाँ आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो नाम है आपका वो लिख दीजिए, कक्षा लिख दीजिए। इसी के साथ में प्रार्थना पत्र समाप्त हो गया। अगला अब है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। देखिए 4 विषय हैं। कोरोना वायरस, दूसरा है योग व्यायाम और उसका जीवन पर प्रभाव, तीसरा विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चौथा विषय है पर्यावरण प्रदूषण। इनमें से एक विषय पर आपको इस वीडियो में निबंध बता देता हूँ। पहला जो विषय है कोरोना वायरस के ऊपर, और बाकी के जो 3 विषय के निबंध यदि आपको देखने हैं तो हमारे चैनल पर आप कभी भी देख सकते हैं। ऐसे नाम की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाकर आप ये निबंध देख सकते हैं। और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो लिंक आपको भेज दूंगा। अब निबंध की शुरुआत करेंगे। कोरोना वायरस शीर्षक है। 21वीं सदी की तेजी से फैलने वाली महामारी तथा इस महामारी से होने वाले आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव। प्रस्तावना आ जाएगा सबसे पहले। कोरोना नामक बीमारी जो कि एक तेजी से फैलने वाली महामारी है, कोरोना वायरस के रूप में हमारे चारों तरफ तेजी से फैल रही है। उसने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। इस बीमारी से कोई भी देश अछूता नहीं रह सका है। इस बीमारी के वायरस ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इटली, फ्रांस तथा अन्य लगभग सभी देशों की स्थिति को दयनीय बना दिया है। यह वायरस पहली बार चीन के वुहान शहर में वर्ष 2019 के अंत में फैला था। चूँकि पहली बार यह वायरस वर्ष 2019 में आया था, इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा गया था। तब से लेकर यह वायरस अपना DNA अर्थात वेरिएंट बदलकर कभी डेल्टा के नाम से, कभी ओमाइक्रॉन तथा अन्य कई नामों से फैल रहा है। वैज्ञानिकों ने अब इसका टीका यानी वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। टीका बनने के बाद से ही भारत में यह टीकाकरण अभियान बहुत बड़े स्तर पर चलाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही कम समय में भारत में 150 करोड़ से अधिक टीके की डोज लोगों को लगाई जा चुकी हैं। कोरोना वायरस के लक्षण। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर यह वायरस तेजी से फैलता है। संक्रमित हो चुके व्यक्ति के बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, सिर में तेज दर्द, सूखी खांसी, गले में खराश इत्यादि समस्याएं होती हैं। कोरोना वायरस के बचाव के तरीके। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार हाथों को साबुन से बार बार धोना, 2 गज की दूरी रखना, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करना, खांसते तथा छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढकें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अनावश्यक रूप से जाने से बचें। बाहर जाते समय या किसी से बातचीत करते समय मुंह पर मास्क लगाएं। टीके की दोनों डोज अवश्य लगवाएं। संक्रमण का कोई लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं तथा कुछ दिन के लिए खुद को होम आइसोलेशन में रखें। ये बीमारी होने से सामाजिक प्रभाव क्या पड़े? देखिए,
इस वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने के लिए विश्व के सभी देशों में लॉकडाउन करना पड़ा। किसी के भी संक्रमित होने या संक्रमण होने का संदेह होने पर उसे आइसोलेट क्वारंटाइन करने की नीति अपनाई गई। संक्रमण होने के डर से लोगों ने अपने करीबी दोस्तों रिश्तेदारों से दूरियां बना ली। सामाजिक कार्यक्रम एवं उत्सव इत्यादि बंद हो गए। इससे लोगों के सामाजिक जीवन पर गहरा प्रतिकूल असर पड़ा। अब है आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। विश्व के लगभग सारे देशों में लॉकडाउन की वजह से व्यापार, उद्योग आदि बंद हो गए, जिससे लोगों के रोजगार तथा आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ा। परिणाम स्वरूप लगभग सभी क्षेत्रों में आर्थिक मंदी दिखाई पड़ने लगी। सरकारों के राजस्व में भारी कमी आ गई। वहीं दूसरी ओर जांच प्रक्रिया, दवा, क्वारंटाइन की व्यवस्था, ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाने के चलते सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि हो गई, जिसका सरकारों के खजानों पर अतिरिक्त व्यय का भारी असर पड़ा। इस तरह इस महामारी ने संपूर्ण विश्व में सभी देशों की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया। उपसंहार। कोरोना महामारी जो 21वीं सदी की सबसे तेज़ फैलने वाली बीमारी है, जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। इस महामारी से अपने को तो बचाना है ही, साथ ही हमें दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम की कहावत सार्थक करते हुए देश तथा समाज की समृद्धि में सबको मिलजुल कर योगदान करना चाहिए, ताकि सभी लोगों का जीवन पुनः पटरी पर आ सके। हमारे चैनल पर निबंध, पत्र, कहानियाँ, व्याकरण तथा शिक्षा से संबंधित हर तरह की, हर विषय की जानकारी उपलब्ध है। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।